सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज रथ यात्रा निकली है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप सब पर, आपके परिवार पे, पूरे देशवासियों पे, हम सब पर रहे अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 प्रण लेके पूरा देश अब निकल पड़ा है। एक विकसित देश 2047 तक बने, जिसमें हम सब कर्तव्य भावना से जुड़े, भारत के ऐतिहासिक धरोहर को संभालते हुए जो गुलामी की मानसिकता है उसको नष्ट करते हुए देश की एकता और अखंडता को और मजबूत बनाकर, हमारा विश्वास है कि आज की जो नींव लगी है भारत में हर दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, विश्व में जो आज भारत का स्थान है, इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए पूरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होके एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेके मिल के एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाते हुए हम भारत को आज की $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी 250 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी को अगले 25 वर्ष में 2,500 लाख करोड़, $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ने इस देश की क्षमता को, जो वर्षों से पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही थी, अपने देशवासियों की क्षमता को हमने उभरते हुए देखा है। जो वंचित समाज था, जो वर्षों से पीड़ित था, हमारे गरीब भाई बहन, हमारे किसान, महिलाएं, इन सबका सशक्तिकरण अलग अलग कार्यों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने गत वर्षों में देखा है। मुझे भी सौभाग्य मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्णायक नेतृत्व में कुछ विभाग संभालने का। वर्तमान में जो विभाग देख रहा हूं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी अमूलचूल परिवर्तन गत 9 वर्षों में हुआ है। स्वाभाविक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हर एक विषय तो उजागर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा इन 5 डिपार्टमेंट के कुछ एकाध प्रमुख विषय आपके समक्ष अवश्य रखूं। मित्रों, अगर हम वाणिज्य मंत्रालय का देखें, कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो ऐतिहासिक निर्यात भारत ने गत 2 वर्षों में देखी है, वृद्धि भी और एब्सोल्यूट नंबर भी। $500 बिलियन यानी लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का निर्यात 2020-21 में हुआ था। 2 वर्ष पश्चात 2022-23 में ये बढ़कर $776 बिलियन, $776 बिलियन, जो लगभग 62 लाख करोड़ रुपए बनता है। 62 लाख करोड़, 38 लाख करोड़ से बढ़ के 62 लाख करोड़ का निर्यात भारत ने 2 वर्ष में बढ़ाया है। चुनौतियां बहुत है, विश्व के सामने समस्याएं हैं, विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें, विकसित देश डिप्रेशन और रिसेशन में जा रहे हैं, महंगाई की समस्या बड़े बड़े देशों को परेशान करे हुए है। ऐसी परिस्थिति में भारत का निर्यात इतने बड़े तरीके से, इतने बड़े रूप में बढ़ना
अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है और आगे चल के 2030 तक हमारा दृढ़ संकल्प है कि भारत का निर्यात बढ़ा के $2 ट्रिलियन यानी लगभग 165 लाख करोड़ तक बढ़ाने का पूरे देश के उद्योग जगत का, वाणिज्य जगत का संकल्प है। मित्रों, आर्थिक दृष्टिकोण से हर तरफ एक मजबूत अर्थव्यवस्था आज देखने को मिलती है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, चाहे अलग अलग प्रकार के टैक्स कलेक्शंस हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, चाहे जो हमने अलग अलग कार्य किए हैं जिससे पारदर्शिता आए, देश में व्यापार करना सरल हो, व्यवस्थाओं को सरल करने का काम, इन सबको जब हम सामने मद्देनजर रखते हैं तो भारत का योगदान जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, सप्लाई चेन्स है, जिसमें आज बड़े बड़े विकसित आर्थिक दृष्टिकोण से जिन देशों की बहुत प्रगति हुई है, वो देश चाहते हैं कि भारत उनकी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। वो चाहते हैं कि भारत भी टेक्नोलॉजी, मैन पावर, स्किल, टैलेंट, हमारे यहाँ पे जो बहुत हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज उपलब्ध होते हैं, ये उन वैल्यू चेन्स का हिस्सा बने जो विकसित देश ने वर्षों से बनाई है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा एप्पल कंपनी का आज लगभग 7% भारत में उत्पादन होता है, आगे चल के बढ़ के 25% तक बढ़ने का अनुमान है। और इसी प्रकार से कई बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, विश्व स्तरीय कंपनीज भारत में आना चाहती हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं या भारत में सर्विस सेक्टर में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती हैं, अपने R&D सेंटर्स खोलना चाहती हैं, जिसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करता है, उनकी हैंड होल्डिंग करता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर उनको आमंत्रण भी देता है और उनके काम को सरल बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया हमारी एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बॉडी, जिसके साथ अब हम ट्रेड प्रमोशन जोड़कर इसको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बॉडी बनाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से एक सरल रास्ता देसी और विदेशी निवेशकों के लिए बनाने का प्रयास हमारा मंत्रालय कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विकसित देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, जिसमें दुबई, अबू धाबी वगैरह सब आते हैं, इन दोनों के साथ पिछले वर्ष संपन्न हुआ और लागू किया गया। उसका लाभ निश्चित तौर पर हमारे निर्यातकों को मिला है, आगे और बड़े रूप में मिलेगा। इसके अलावा आज कई और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात तेजी से आगे बढ़ रही है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के समूह के साथ बातचीत चल रही है, इजराइल के साथ बातचीत चल रही है, एफ्टा के 4 देश हैं, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड, वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ एफटीए हो, उनके साथ भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 देश हैं, जिसमें यूएई के साथ तो हमने कर लिया है, अब बाकी देश भी चाहते हैं कि हम पूरा एक जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। लैटिन अमेरिका के कुछ देश भारत के तरफ आए हैं कि उनके साथ भी किया जाए, और यूरेशिया यानी रशिया और उसके साथ जुड़े हुए जो सब देश हैं, वो भी चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ किया जाए। मैं इससे आपको जानकारी दे रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भारत की साख बनी है, जो आज भारत के ऊपर विश्वास है पूरे विश्व का, उसका एक प्रमाण ये भी है कि वो सभी आर्थिक संबंध भारत के साथ बड़े रूप में बढ़ाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज सुबह ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए निकले हैं, प्रस्थान किया है उन्होंने,
और आप सब जानते हैं कितना अहम ये स्टेट विजिट माननीय प्रधानमंत्री जी का रहने वाला है। आप सब जानते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े विषयों के ऊपर, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सार्थक चर्चा होने की संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूं कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ बहुत उत्साह और अपेक्षा के साथ देख रहा है। 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत आज पूरे विश्व में लोगों को भारत की तरफ आकर्षित कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम खोली है, जिसमें अलग अलग जो सेंट्रल अप्रूवल, स्टेट अप्रूवल्स, लोकल अप्रूवल्स हैं, उसको जोड़ने का प्रयास तेज गति से चल रहा है। 1 लाख से अधिक अप्रूवल्स इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हम दे चुके हैं। और कई ऐसे कानून थे जिसमें व्यापार करने में कठिनाइयां आती थी, छोटे छोटे विषयों के ऊपर लोगों को जेल जाने की संभावना बन जाती थी। ऐसे कानूनों को सरल करना, कंप्लायंस बर्डन या तो हटाना या बहुत सरल करना। जन विश्वास बिल पार्लियामेंट के सामने है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है अभी। जन विश्वास बिल के तहत हम समझते हैं कि लगभग 40 ऐसे कानून हैं जिसके 140 से अधिक प्रावधान जिसमें जेल की सजा हो सकती थी, उसमें भी डिक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। एक प्रकार से एक मैसेज दिया जा रहा है भारत के उद्योग को, भारत के व्यापार जगत को, कि ये भारत की सरकार, हर भारतवासी उद्योग और व्यापार को और प्रोत्साहन देना चाहता है, उस पर विश्वास करता है, और उद्योग जो चलाता है, जो व्यापार करता है, उनके प्रति हमारा विश्वास अटूट है। और हम उस विश्वास के तहत उनको आमंत्रण करना चाहते हैं कि वो और निवेश करें, नए नौकरी और रोजगार और काम के साधन भारत में और बढ़े। इसी कड़ी में स्टार्टअप इंडिया भी बहुत अहम भूमिका निभा रही है। आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 1 लाख के लगभग स्टार्टअप्स इस देश को गौरवान्वित करते हैं, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स एक बहुत ही स्वागतीय कदम रहा, जिसका विश्व भर में बड़ी प्रसिद्धि हुई है। इसके तहत लगभग 14 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को लगभग 2 लाख करोड़, 1,97,000 करोड़ रुपीस का बेनिफिट, लाभ मिलने वाला है, जो लोग इन 14 सेक्टर्स में नया निवेश करेंगे और भारत में उत्पादन बढ़ाएंगे। ऐसे ही मेरे मित्र अश्विनी वैष्णव जी के डिपार्टमेंट ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में प्रमोट करने के लिए लाई है। तो कुल मिला के दोनों अगर देखें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार पूरी तरीके से देश में निवेश और नई नौकरी और काम के अवसर उत्पादन करने के लिए दे रही है। इसी के साथ साथ 4 इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भारत में बन रहे हैं उसके तहत और भी अधिक इंडस्ट्रियल नोड्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स आगे चल के डेवलप करने की योजना काफी एडवांस स्टेज पर है। एक प्रकार से भारत के उत्पादन शक्ति, निर्यात और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार से बहुत सारे कार्य बहुत तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसके तहत लगभग 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मार्ग सरल करना, उनकी प्लानिंग और अच्छी सुगम बनाना, उन प्रोजेक्ट्स की स्पीड तेज करना जिससे प्लानिंग अच्छी तरीके से होने से प्रोजेक्ट्स में बाधाएं ना आए, कॉस्ट और टाइम ओवररन की संकट ना आए। और इसी के तहत इस बजट में भी आपने देखा केंद्र सरकार 10 लाख करोड़
और केंद्र सरकार सहायता देगी राज्यों को लगभग 3-3.25 लाख करोड़ की। तो यानी खुद केंद्र सरकार अकेले $100 बिलियन से अधिक, 100 करीब 13 लाख करोड़ से ज्यादा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने जा रही है, जिसको पीएम गति शक्ति के माध्यम से हम मॉडर्न क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उस पर सही तरीके से निगरानी रखी जाए, लोगों को जवाबदेही बनाया जाए और ये सब प्रोजेक्ट्स और इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक्स को सरल करना, ये कार्य भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट केंद्र का बहुत तेज गति से कर रहा है। पीएम गति शक्ति के माध्यम से लगभग 156 इंफ्रा गैप्स के प्रोजेक्ट्स, यानी प्रोजेक्ट तो लग गया, जैसे हाईवे बन गया मुंबई से पुणे, लेकिन जेएनपीटी पोर्ट को कनेक्ट करने वाला रोड वर्षों तक नहीं बना था। इस प्रकार के जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स किधर रुके हुए हैं, किसकी सोच नहीं हुई है, ऐसे 156 प्रोजेक्ट्स, जेएनपीटी का तो पहले हो गया था, पर ऐसे 156 और प्रोजेक्ट सामने आए पीएम गति शक्ति के माध्यम से, जिस पे अभी तेजी से काम चल रहा है। मित्रों, एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जो लॉजिस्टिक्स एक प्रकार से लाइफलाइन है इकोनॉमी और बिजनेस के लिए, रीढ़ की हड्डी का काम करती है, क्योंकि अच्छे लॉजिस्टिक्स हो तो सामान देश में भी और विदेश में भी जो भेजना है उस सबको कम खर्चे पे हम पहुंचा सके। इसके लिए भी बहुत सारे कदम और सरलता लाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल उपयोग करने का फैसला किया गया है, जिससे सीमलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स को भी हम सस्ता, सरल और सुगम बनाने जा रहे हैं। आईपीआर का एक क्षेत्र है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन्स, जिसमें बहुत अहम काम हुआ है। 2014-15 में इस देश में करीब 42,000 पेटेंट्स फाइल हुए थे और सिर्फ 6,000 पेटेंट्स ग्रांट हुए थे। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 2022-23 में ये 42,000 का नंबर डबल होके 83,000 हो गया, 83,000 पेटेंट्स फाइल हुए। और जहां तक ग्रांट का सवाल है, जब हम नए आए थे तो यूपीए के समय कहां 6,000 पेटेंट्स ग्रांट होते थे सालाना, पिछले वर्ष 34,000 करोड़ पेटेंट्स ग्रांट हुए। तो आप देख सकते हैं 6 गुना वृद्धि मात्र 9 वर्षों में। और आगे चल के पेटेंट्स का भी सिस्टम और सरल, सुगम हो और हम इनोवेशन और आरएनडी को भारत में और आकर्षित कर सके, इसके लिए पेटेंट्स ऑफिस को भी और मजबूत बनाया जा रहा है और पेटेंट्स का पूरा काम ऑनलाइन लेके पारदर्शिता भी सुधारी जा रही है। मित्रों, एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल रिटेलर्स, इनको नया बाजार मिले, ई कॉमर्स के माध्यम से वो भी देश और विदेश में अपना सामान पहुंचा सके। और जो बड़े बड़े कंपनियां ई कॉमर्स करती हैं, उनके सामने, उनके प्रभाव में, जैसे विदेश में कई देशों में हुआ है, वैसे भारत के छोटे दुकानदार तकलीफ में ना आए, बंद ना होना पड़े, उसके लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत तेज गति से उसका विकास चल रहा है। पीछे मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 30,000 ऑर्डर्स एक ही दिन में उन्होंने फुलफिल किए, 40,000 मोबिलिटी की ट्रांजैक्शंस उसके साथ साथ उसी दिन उन्होंने मीट किया। तो यानी 70,000 ट्रांजैक्शन ऑलरेडी ओएनडीसी पे, आज तो अभी वो बीटा स्टेज ऑफ टेस्टिंग पे है, आज से ही इस लेवल पे पहुंच गया। ये संख्या बढ़ के लाखों में जाएगी और देश में हर छोटे दुकानदार को जोड़ने का काम, और जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको और ज्यादा चॉइस मिले और जो सप्लायर है उसको और बड़ी मार्केट मिले, ये काम ओएनडीसी आगे करने जा रही है। ये एक छोटी झलक है, वैसे मेरे पास इतने सारे कामों की सूची है
कि जो समय बलूनी जी ने मुझे अलाउ किया है उसमें मैं शायद सब कुछ कवर ना कर पाऊं, लेकिन टेक्सटाइल क्षेत्र में भी 7 पीएम मित्र पार्क, मेगा टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क्स देश में लागू होने जा रहे हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 4,500 करोड़ की लागत रहेगी उसके ऊपर केंद्र सरकार से। इसके अलावा टेक्सटाइल क्षेत्र में 2 प्रमुख ग्रुप्स बनाए गए, कॉटन का टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप और एक मैनमेड टेक्सटाइल का, जो पूरे इन दोनों सेक्टर्स में कैसे वृद्धि करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और निर्यात में, इस पे एंड टू एंड सोल्यूशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 5F कहते हैं, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, ये 5F माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक नए सोच का हमें सुझाव मिला है, उसको आगे बढ़ाते हुए ये दोनों ग्रुप्स पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें और लाखों और शायद करोड़ों लोगों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में और ज्यादा अवसर खुले। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि जितने देशों में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे वहां वस्त्र, टेक्सटाइल्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काफी ड्यूटी है। कुछ देशों में 18% है, कुछ में 12 है। इन देशों में भी अगर हम ड्यूटी फ्री एक्सेस टेक्सटाइल को दिला सके तो टेक्सटाइल के निर्यात में भी बहुत बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। सस्टेनेबल टेक्सटाइल पे भी हमने काफी काम किया है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी एक प्लास्टिक, रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ मोदी जैकेट पहना था, जिस दिन वो पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स पे जवाब दे रहे थे। मुझे लगता है कि सस्टेनेबल टेक्सटाइल में भी भारत का आगे चल के अच्छा ग्रोथ और अच्छी भूमिका होने की पूरी संभावना है। टेक्सटाइल क्षेत्र में जो कई सारे टैक्सेस लगते हैं, उनको जो लोकल लेवल के टैक्सेस होते हैं, मंडी टैक्स, कोई पेट्रोलियम के ऊपर वैट, ऐसे जो छोटे छोटे टैक्सेस से हमारे वस्त्र क्षेत्र में निर्यात में दिक्कत आती थी, उन टैक्सेस को रिफंड करने का कॉमर्स में भी रॉडटेप स्कीम लाई गई है। वैसे ही टेक्सटाइल्स में ROSCTL, रिफंड ऑफ स्टेट सेसेस, टैक्सेस और लेवीज, ROSCTL स्कीम के तहत लगभग 8,500 करोड़ टेक्सटाइल के हमारे जो निर्यातक हैं उनको रिफंड दिया जाता है। रॉडटेप में भी लगभग 15,000 करोड़ का रिफंड हमारे निर्यातकों को देने का काम सरकार कर रही है। मित्रों, इसके अलावा टेक्सटाइल क्षेत्र में हम एक टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन चला रहे हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में R&D जो लोग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन के माध्यम से नए नए टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्राथमिकता, और भारत में उसका शोध हो, उसका पेटेंट बने और भारत उसका प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बने, इसके लिए भी बहुत काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए करीब करीब 1,300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे, जिससे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम और गति देने के काम में लगे हुए। सामर्थ्य स्कीम से लाखों नौजवान युवा युवतियों को ट्रेनिंग दी गई है टेक्सटाइल क्षेत्र में। टेक्निकल टेक्सटाइल में भी ट्रेनिंग देने का काम इस स्कीम के अंतर्गत हम ऐसे ही करने वाले। आपको जानकारी देके मुझे आनंद होता है कि अभी तक जो 11 लाख लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई है, स्किल डेवलपमेंट किया गया, उसमें 74% लोगों को नौकरी भी मिल चुकी है इस ट्रेनिंग के बाद, और इसमें 73%, 73% महिलाएं थी, 21% हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाई बहन थे और 7% शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों ने इसका लाभ लिया है। कोविड के समय जब कॉटन की कीमतें बहुत घट गई थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़
सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी के माध्यम से हमारे मंत्रालय को दिए, जिसके कारण हम लगभग 70-80 हजार करोड़ का कापूस कॉटन खरीद पाए एमएसपी पे। और कोई भी किसान को जिससे कॉटन बनाया था उसको नुकसान नहीं होने दिया और उसको सही दाम एमएसपी के दाम पे कॉटन खरीदा गया। और जो मार्केट प्राइस और उसके बीच में अंतर था वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार ने अपने ऊपर उसका भुगतान करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने ऊपर ले ली। मित्रों, एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेक्सटाइल्स में भी ग्लोबल चैंपियंस बनाने के लिए मैनमेड फाइबर्स और मॉडर्न जो सेक्टर्स हैं मैनमेड एपरल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो जियो टेक्सटाइल्स होते हैं, जो सड़कों में लगते हैं, हाईवेज पे लगते हैं, रेलवेज में लगते हैं, एरोप्लेन्स और एयरपोर्ट्स में लगते हैं, ऐसे मॉडर्न डिफेंस में लगते हैं, हवाई जहाज बनाने में लगते हैं, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की श्रेणी में आते हैं वो भारत में लगे। उसके लिए एक स्कीम लगभग 6,500 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई गई, जिसके तहत लगभग 20,000 करोड़ का निवेश और 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने का साधन बनेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कॉटन, सिल्क, जूट, वुल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं और अलग अलग काम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो आगे चल के करोड़ों लोगों को जो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए एक अच्छा भविष्य, एक समृद्ध भविष्य देने का काम करने जा रहे हैं। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी तो शायद आप सभी जानते हैं। कोविड काल में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए अधिक अनाज मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक दिया गया, जिससे एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, एक भी परिवार को कभी भूखमरी का सामना नहीं करना। विश्व को चिंता थी भारत में क्या होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील व्यक्तित्व ने यह सुनिश्चित किया कि हर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में मुफ्त में अनाज मिले 28 महीने तक। जो नॉर्मल 5 किलो मिलता था या 35 किलो अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार को मिलता था, बाकी लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता था, उसमें 5 किलो और मुफ्त में जोड़ के एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसपे 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्चा किया। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो भी अनाज हमारे 80 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग लोगों को मिलता है, जो 5 किलो हर महीने और अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो हर महीने परिवार को मिलता है, ये पूरा अनाज पूरी तरीके से मुफ्त करके ये भी राहत दे दी भारत के गरीबों को और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को, लोगों को। ये सब अनाज एफसीआई और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट लाखों करोड़ रुपए की लागत पे हमारे किसानों से खरीदता है, एमएसपी पे खरीदता है। और आप जानते ही हैं कि जो अनाज, चावल का पैडी या गेहूं भारत सरकार खरीदती है वो 13-14 के निस्बत आज बड़े पैमाने पे बढ़ी है, एमएसपी भी बढ़ी है, गेहूं की खरीद भी दुगनी हो गई है, पैडी की खरीद तो लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। इतना ज्यादा पैसा किसानों के हाथ में आज सीधा पहुंच रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके खाते में पहुंच रहा है। सब बिचौलिए और दलाल और भ्रष्टाचार को हमने पूरी तरीके से निपटाते हुए ये पैसा सीधा किसानों के हाथ में, उनके खाते में पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश में 5 लाख जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इसमें कोई भी दुकान में जाके जो लाभार्थी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, वो 5 लाख दुकानों में देश में किधर भी जाके
खरीद सकता है। उनको कोई फिक्स फेयर प्राइस शॉप पे जाना नहीं है। कोई प्रवासी मजदूर है वो अपने काम की जगह पे ले सकता है। कोई विद्यार्थी और किधर पढ़ाई कर रहा है वो वहां ले सकता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके साधन से आज ये सुविधा भी पूरे देश में सभी को मिलती है। और अगर कोई दुकानदार अच्छी सर्विस ना दे या अच्छा अनाज ना दे तो व्यक्ति दूसरी दुकान, तीसरी, चौथी किधर भी जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे सिर्फ उनका अंगूठा, बायोमेट्रिक और आधार नंबर ही काफी है। अब तो किसी को राशन कार्ड भी जेब में नहीं रखना पड़ता है। राशन कार्ड से भी मुक्ति दिला दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब अंगूठा ही आपका राशन कार्ड है, आपका आधार नंबर ही आपका पहचान है। इसी श्रेणी में हमने जो ओपन साइलोज होते थे, आपको ध्यान होगा एक कैप इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीए के समय शुरू हुआ था जिसको कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज सिस्टम बोलते थे। कई ऐसे दृश्य आपने पहले देखे होंगे। सीएपी कैप के नीचे एक प्लेटफॉर्म बना है, उसमें अनाज रखा है, तारपत्री से कवर किया, वहां चूहे भी जा रहे हैं, वहां बारिश में अनाज सड़ रहा है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने खत्म किया। लास्ट जो थोड़े बहुत कैप रह गए थे हरियाणा, पंजाब में, वो शायद मार्च अप्रैल में खत्म हो गए। अब देश में कोई कैप स्टोरेज नहीं अलाउ किया जाता है, सब कवर्ड स्टोरेज में अनाज रखा जाता है। और आप देखते होंगे मोदी जी के आने के बाद अब वो दृश्य कोई अवेलेबल नहीं है। हाँ, कोई पुराने निकालोगे तो आपको पुराने मिल जाएंगे। और आजकल तो कई हमारे मित्र विपक्ष के गलत और पुराने और झूठे चित्र दिखा के फेक न्यूज भी क्रिएट करने में माहिर है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमने कैप स्टोरेज को खत्म कर दिया और अब सब अनाज अच्छे वेयर हाउसेज में स्टोर होता है, प्रॉपर कवर्ड वेयर हाउसेज में। वेयर हाउसेज को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सब वेयर हाउसेज को 4 स्टार 5 स्टार की श्रेणी में लाया जा रहा है। बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, प्लेटफॉर्म्स अच्छे बनाए जा रहे हैं। धर्म कांटा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट स्केल है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा रहा है। मैनुअल इंटरवेंशन समाप्त करके हमारे किसानों के मेहनत से बनाया हुआ उत्पादन और हमारे गरीबों को जाने वाला अनाज अच्छी तरीके से मेंटेन हो, स्टोर हो, ट्रांसपोर्ट हो, इसको सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने गत 9 वर्षों में किया है। और स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ाने का काम साइलोज अथवा पीजी स्कीम के अंतर्गत गोडाउन से हम बड़े पैमाने पे बढ़ा रहे हैं। इथेनॉल का एक और सक्सेस स्टोरी आप सब जानते हैं, माफ करिए थोड़ा लंबा है, पर कई सारी ऐसी अहम चीजें हैं जिसको मुझे लगता है देशवासियों के समक्ष आपके माध्यम से रखना आवश्यक है। आपने वो जमाना देखा है जब हमारे गन्ना किसान कितना त्रस्त रहते थे, कितना परेशान रहते थे, महीनों महीनों तक और कई बार वर्षों तक गन्ना किसान का भुगतान नहीं होता था। आपने ये भी देखा कि चीनी के दाम कितना वेरी करते थे, कब कब तो 100-180 रुपए तक गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से चीनी के क्षेत्र को और गन्ना किसान को अहमियत दी, उनके काम को सुगम बनाया और साथ ही साथ इथेनॉल जोड़ दिया। आज पूरा जो ये क्षेत्र है इसमें 60-70 हजार करोड़ का अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इथेनॉल से बनी। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बची, हमारा आयात क्रूड पेट्रोलियम का कम हुआ, हमारी प्रदूषण कम हुई क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है। और इसकी मिक्सिंग जो मात्रा आधा प्रतिशत थी आज से 9 साल पहले, अब 10% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड होता है, जिसका सीधा सीधा लाभ भारत को मिला, भारत की अर्थव्यवस्था को मिला। हमारे गन्ना किसानों को अब 99%, अब शायद 1-2 मिले ही रह गई हैं जिसपे भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, पर 99% से अधिक गन्ना किसानों को अपना भुगतान बहुत कम समय में मिल जाता है। आज आप किधर आप देखते नहीं है कोई परेशानी गन्ना किसानों को। और शुगर मिल्स भी अब लगभग, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, हर एक शुगर मिल आज अच्छी तरीके से चल रही है। साधारणतः सभी प्रॉफिट में आ गई है।
सभी ग्रो कर रही हैं और सभी इथेनॉल के माध्यम से अपने नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं अपने लोकल एरिया में। मित्रों, कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता के मामले भी एक प्रकार से एक ऐसा विभाग था जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं रहती थी। मुझे आपको बहुत हर्ष होता है बताते हुए कि आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले जो कंपल्सरी हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी का कार्यक्रम शुरू किया गया था, वर्षों वर्षों तक लटका था, लागू नहीं किया जा पा रहा था। ज्वेलर्स उस पर परेशान थे। जब जब लागू करने की कोशिश की गई तो स्ट्राइक होती थी और विड्रॉ हो जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमने फाइनली हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी भी लागू की, सफलता से लागू की, बिना एक भी स्ट्राइक के, बिना कोई ज्वेलर्स को परेशानी के। ज्वेलरी इंडस्ट्री, उनके दुकान, उनके व्यापार को भी सुगम बनाया और उपभोक्ता की विश्वसनीयता को भी कायम किया। आज उपभोक्ता जब सामान खरीदता है कोई दुकान पे जाके, तो हॉलमार्क ज्वेलरी के माध्यम से जो पैसा देता है वो पैसे का सामान, उसी कैरेटेज का, उसी प्योरिटी का सोना आज उपभोक्ता को मिलता है, ज्वेलरी मिलती है। मैं समझता हूं ये उपभोक्ता के लिए एक बहुत बड़ी राहत हुई है। इसी श्रेणी में भारत की जो एक कमजोर मानसिकता बन गई थी, हम मानने लग गए थे कि भारत में बना हुआ सामान या भारत में बिकने वाला सामान बड़े हल्के क्वालिटी का है। इसको भी बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमियत दी है। एक जमाना था, और मैंने कई बार आपके समक्ष, जो लोग मेरे बीट कवर करते हैं उनके सामने उदाहरण दिया है। जब आप कुछ सामान खरीदने जाते थे, समझो एक ग्लास खरीदने गए मार्केट में, उस जमाने में पहले आप कहते थे भैया एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल दिखाना, क्योंकि देश में दो क्वालिटी चलती थी, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी, और एक साधारण खराब क्वालिटी जो कई बार हमारे विदेश से भी यहां पे डंप होती थी, विदेश से भी उसका आयात होता था। और खराब क्वालिटी के माल के वजह से वो लंबा भी नहीं चलता था, टिकाऊ भी नहीं था और नुकसान करता था हमारे उपभोक्ताओं का। कई बार सेफ भी नहीं था। आपने खिलौनों का एग्जाम्पल देखा, हमने जब खिलौनों को टेस्ट किया तो पता चला 2/3 खिलौने अनसेफ थे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।